नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीटीएड जिसकी पात्रता परीक्षा हो चुकी है, अब उसकी कहीं ना कहीं हमारे सामने सिलेक्शन एग्जाम है। साथ ही साथ हमारे सामने सीटीएड, एचटीएड, पीआरटी और यूपीटीएड जैसी एग्जाम हमारे सामने हैं। और इन सभी एग्जाम में जो एक कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और शानदार पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हर एक दिन आपको एक नए नए टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाए जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, या हम यूँ कहें नवीनीकृत और अनवीनीकृत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आज इसकी इस क्लास में रखे गए हैं। यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के आज की इस क्लास में टोटल 60 प्रश्न होने वाले हैं, जो विगत वर्षों में टीएट की एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि हो सकता है यही के यही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में आ जाए। तो शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए और क्लास को देखिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसे कि मुझे थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग थोड़ा वीडियो कम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप लोगों को कुछ कमी लगती है तो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम आपकी हर एक कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। आप लोगों को यहां पर दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो नवीनीकृत क्या होती है, अनवीनीकृत क्या होती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सामने चीजें आती जाएगी मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर करवाता जाऊंगा। ठीक, तो नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन और एक होते हैं अनवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं भैया यहाँ पे कि जो नवीनीकृत होता है वो क्या होता है। ठीक, तो नवीनीकृत का मतलब यदि आप देखोगे तो यह ऊर्जा का वह स्रोत होता है भैया जो प्राकृतिक रूप से लगातार पुनर्जीवित होते रहते हैं। ठीक, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से कैसे होते रहते हैं नवीनीकृत में, तो प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित, प्राकृतिक रूप से क्या होते रहते हैं, तो पुनर्जीवित होते रहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पुनर्जीवित। ठीक सर, इसका मतलब क्या है, तो ये इसका मतलब ये है कि इनको बार बार कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इनका भंडारण जो है वो समाप्त नहीं होता है। जो नवीनीकृत है इनका जो भंडारण है बच्चों, ये क्या नहीं होता, समाप्त नहीं होता है। जैसे आपके सामने नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन में यदि मैं आपके सामने लिखूं तो जैसे सौर ऊर्जा है। ठीक, सौर ऊर्जा ये किसका एक उदाहरण है, नवीनीकृत का। दूसरा है पवन ऊर्जा, ये भी किसका उदाहरण है, जो कि एक कहीं ना कहीं नवीनीकृत ऊर्जा का संसाधन है। वहीं जल विद्युत, यानी कि जल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी एक तरीके से यही ऊर्जा है। उसके बाद यदि देखा जाए तो बायोमास, ये भी कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो एक नवीनीकृत के अंतर्गत आता है। सही है, बायोमास में क्या होता है, तो पौधों, कृषि अवशेषों या जैविक कचरे से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बायोमास कहते हैं। एक और है जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। तो ये सारी वो ऊर्जा के साधन हैं जो कहीं ना कहीं नवीनीकृत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा वायु से प्राप्त होती है, जल ऊर्जा जल से। ये तीनों कभी समाप्त हो नहीं सकते, यदि ये समाप्त हो जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाए, इसलिए ये नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल बताई है, ऐसे ही हर क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल मिलने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के सामने क्लियर होने वाले हैं, तो बस शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टिक सेल किस ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं। यानी कि जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं ये कौन सी ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं, पवन ऊर्जा को, जल ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, भूतापीय ऊर्जा को। तो फोटोवोल्टिक सेल की यदि हम बात करें तो ये सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत में बदलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भैया हमारे घरों के ऊपर जो सोलर पंप लगा होता है, कौन सा पंप लगा होता है, जो सोलर पंप लगा होता है, उस सोलर पंप के अंतर्गत फोटोवोल्टिक सेल होता है, जो कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसका उपयोग हम घरों में लाइट के रूप में करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है। अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। एक भी प्रश्न वो नहीं लिया है जो कि फ्री फोकट कहीं ना कहीं इधर उधर से आ गया हो। हर एक प्रश्न वो लिया गया है जो एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम के ओरिएंटेड जो प्रश्न है वही आप लोगों के सामने रखे गए हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक, बाकी इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि एक भारत का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश राज्य के रीवा में भी कहीं ना कहीं सोलर प्लांट लगाया गया है।
रीवा में भी कौन सा प्लांट लगाया गया है, सोलर प्लांट लगाया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, और इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लगाए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, इसलिए कौन सा प्लांट लगाते हैं, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, आपसे पूछा जाए कि ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भैया, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो ओंकारेश्वर बांध है, ठीक, ओंकारेश्वर परियोजना, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से खंडवा में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है, यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो अग्रणी भारतीय राज्य है वो कौन सा, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो पवन ऊर्जा के मामले में जो आगे आने वाला राज्य है वो है आपके सामने तमिलनाडु, यानी कि भारत के दक्षिणतम इलाके में यदि देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कौन सी ऊर्जा मिलेगी, पवन ऊर्जा मिलेगी, जो कि सही आंसर है तमिलनाडु। चलिए, बायोमास या बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, जो बायोगैस होती है, यानी कि बायोगैस जिसे कि कहीं ना कहीं भैया हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं गोबर गैस। कौन सी गैस होती है, गोबर गैस। आप लोगों ने देखा होगा गोबर गैस कैसी होती है कि जो एक कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा ऐसा एक संयंत्र बना होता है, ईंट का बना होता है, जिसमें कहीं ना कहीं गोबर डाला जाता है, गोबर डालने के बाद उसको घोला जाता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस होती है और उसके बाद एक गैस बनती है जो कि कहीं ना कहीं मीथेन होती है। तो इसका मुख्य घटक क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। वहीं यदि आप देखोगे जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जुगाली मतलब कि बगोल, उन जानवरों के मुंह में से भी यदि देखेंगे तो किसकी बदबू आती है बच्चों, तो ध्यान रखना जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह के पास से जो स्मेल आती है वो मीथेन की आती है। ऐसे ही जो चावल के खेत होते हैं, चावल या फिर हम इन्हीं को बोलते हैं धान, जो धान के खेत होते हैं उनके पास से गुजरने पर हमें कौन सी गंध आती है, तो मीथेन की गंध आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। उसके बाद यदि देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पर बहुत अच्छा और जबरदस्त प्रश्न आ सकता है कि जो एलपीजी है, क्या है भैया, एलपीजी, कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का मुख्य घटक आपको पता होना चाहिए ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये किसके घटक हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ज्वारीय ऊर्जा किसके गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ज्वारीय ऊर्जा है ये किसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, वायु के ऊपर। तो ज्वारीय ऊर्जा यदि हम बात करें भैया, पहली बात तो ये कि ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है, तो ज्वारीय ऊर्जा के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्वारीय ऊर्जा जो है वो कौन सी ऊर्जा होती है, जो समुद्री तट होता है। कौन सा तट होता है, समुद्री तट। ठीक, उस समुद्री तट पर एक तरीके से आप देखोगे तो वहां पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि है ज्वारीय ऊर्जा। हमारे भारत के समुद्री तट की यदि हम बात करें तो जो कहीं ना कहीं कच्छ की खाड़ी वाला इलाका है, कौन सा, कच्छ की खाड़ी इलाका, कच्छ की खाड़ी, तो इस कच्छ की खाड़ी वाले क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये किसके कारण होता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किस देश में सबसे अधिक होता है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो भूतापीय ऊर्जा है इसका सबसे ज्यादा उपयोग भैया कहाँ पे होता है। बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न है। भारत, आइसलैंड, जापान, अमेरिका। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने क्या, आइसलैंड। सर भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, तो बच्चों भूतापीय ऊर्जा का मतलब पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न ऊर्जा, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न ऊर्जा, के गर्भ से उत्पन्न ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा को भैया हम क्या बोलते हैं, उस ऊर्जा को हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वो भी भूतापीय ऊर्जा है। इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो कौन से देश में, आइसलैंड में। आइसलैंड की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, इसकी राजधानी है रिकयाविक। ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन जैव ईंधन का उदाहरण है। जैव ईंधन, जैव ईंधन का मतलब क्या होता है, तो आपको यह पता होगा। जैव ईंधन और एक होता है अजैव ईंधन। जैव ईंधन ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर्यावरण की यदि हम बात करें तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है कौन सा ईंधन, जैव ईंधन, नुकसान नहीं। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक, तो जैव ईंधन का उदाहरण डीजल, एथेनॉल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो डीजल को जलाओगे तो ये कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा। चलिए यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके सामने एथेनॉल।
ठीक, ये जो एथेनॉल जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये किसका उदाहरण है, जैव ईंधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, नवीनीकृत ऊर्जा का प्रमुख लाभ क्या है। नवीनीकृत ऊर्जा क्या होती है ये आपको बता चुका हूं, सीमित भंडार, पर्यावरण अनुकूल, उच्च प्रदूषण, उच्च लागत। तो इस नवीनीकृत ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो होता है भाई, वो सबसे ज्यादा है कि पर्यावरण अनुकूलित होती है, यानी कि पर्यावरण के हिसाब से होती है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, सूर्य नहीं पहुंचाता, जल नहीं पहुंचाता, वायु नहीं पहुंचाती, इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। और दूसरा सीमित भंडार, तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि इनका कितना ही हम उपयोग में ले लें ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य क्या है। कोयला उत्पादन बढ़ाना, 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना, जल विद्युत का विकास करना, पवन ऊर्जा संसाधन। तो राष्ट्रीय सौर मिशन की यदि हम बात करें तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है 2022 तक 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। अब भाई आप लोगों को यहां पर अनवीनीकृत ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए कि अनवीनीकृत ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहली बात, तो इससे पहले मैंने आपको नवीनीकृत के बारे में बताया था। अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहली कंडीशन, कौन सी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनके पुनर्जीवित होने में लाखों वर्ष लगते हैं। यानी कि देखा जाए आपके सामने कभी ऐसा आ जाए कि पुनर्जीवित की यदि हम बात करें तो पुनर्जीवित होने में कितने वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब बहुत जल्दी इनका विकास नहीं हो सकता। जैसे इनके उदाहरण की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से कोयला अनवीनीकृत ऊर्जा का साधन है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो पेट्रोलियम इसका उदाहरण है भैया, पेट्रोलियम। और कौन हो सकता है, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, प्राकृतिक गैस इसका हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी अनवीनीकृत ऊर्जा का संसाधन है। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा। ये सब के सब जो है ये किस प्रकार के उदाहरण हैं, तो ये अनवीनीकृत ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक, अब एक चीज यहां पर देखा जाए, अनवीनीकृत जो है इसके और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं पर्यावरण के ऊपर, कि ये एक तो सीमित मात्रा में है, दूसरी बात ये प्रदूषणकारी है भैया। कैसे हैं ये, प्रदूषणकारी है। और एक और चीज क्या हो सकती है, तो ये महंगे भी होते हैं। आपको देख लो पेट्रोल के मामले में, पेट्रोल कितना ज्यादा महंगा है। ठीक, तो इनमें से अनवीनीकृत ऊर्जा का जो उदाहरण है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला। बिल्कुल एकदम सही जवाब है और एक सटीक जवाब है। हर एक प्रश्न वो लिया गया है जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, यह आपको बताना है। पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, नवीनीकृत, अनवीनीकृत, जैविक, अजैविक। तो यहां पर इस प्रकार प्रश्न का उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनवीनीकृत। किसका हो जाएगा, अनवीनीकृत, क्योंकि इसका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में है। भारत में कोयले का भंडार जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होने वाला है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, यानी कि झारखंड। कोयला की यदि हम बात करें तो कोयले की भी अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे कि आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो ध्यान रखना। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमानस, एक होता है लिग्नाइट, और एक कोयला जो होता है बच्चों वो होता है पीट कोयला। इस प्रकार से कोयले की 4 प्रकार की क्वालिटी होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है, ध्यान रखना, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे अच्छा जो होता है वो एंथ्रेसाइट। दूसरे नंबर पर, यानी कि पहले नंबर पर एंथ्रेसाइट, दूसरे नंबर पर बिटुमानस, और सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट कोयला है, निम्न क्वालिटी का। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सबसे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकीय ऊर्जा की यदि हम बात करें भैया, कौन सी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा में किस तत्व का उपयोग होता है ये आपको बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत आपके सामने आयरन का, यूरेनियम का, सोना का, तांबा का। तो नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत जिस तत्व का उपयोग होता है बच्चों वो है आपके सामने यूरेनियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है 15वां क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस, उसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो
तो आप सभी को पता है इसका मुख्य रूप से घटक जो है वो मीथेन है। इसका फॉर्मूला CH4 है, ये आपको पता होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, कार्बन और इसके आसपास इसकी संयोजकता पूरा करने वाले 4 हाइड्रोजन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? यानी कि एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसको बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी गैस है बच्चों वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। कोयले के दहन से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? जो कोयला है भैया, उस कोयले के दहन की यदि हम बात करें तो उससे कौन सा प्रदूषण उत्सर्जित होता है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कोयले के दहन से जो एक तरीके से प्रदूषक होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18। नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख दोष क्या है? जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इसका दोष क्या है? उच्च लागत है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, कम ऊर्जा उत्पादन है, शोर प्रदूषण है। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो प्रमुख दोष है वो है आपके सामने 18वें का बी, यानी कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट। क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी अपशिष्ट इसका उदाहरण है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? तो जो एक तरीके से देखा जाए यूरेनियम, थोरियम, बेरियम ऐसे जो एक तत्व होते हैं उन तत्वों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो होती है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भैया। जीवाश्म का मतलब कई वर्षों से पृथ्वी के अंतर्गत सड़े गले पदार्थ, कई वर्षों से जमे हुए पृथ्वी के जमे हुए अवशेष। ठीक, कई वर्षों से जमे हुए अवशेष जो हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो जीवाश्म कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पर आई है भाई आप लोगों के सामने, क्या बात आई है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है बायोगैस। तो यहाँ पर इन चारों में से जो आप लोगों के सामने एकदम सटीक और सही जवाब हो जाएगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी, यानी कि बायोगैस। कौन सा नहीं है? बायोगैस नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए 19वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। तो भारत में प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल जो गैस है, इसका भंडार कहाँ पर है? मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, असम, राजस्थान। तो भारत में प्राकृतिक गैस का जो भंडार है भैया वो कहाँ पर है? तो वो मुंबई हाई वाला जो क्षेत्र है वहां पर है। कहाँ पर है? मुंबई हाई। असम में यदि हम बात करें तो यहाँ पर किसकी स्थापना की गई थी? तो असम के अंतर्गत रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। किसकी? रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोजन ऊर्जा को किस श्रेणी में रखा जाता है ये आपको बताना है। हाइड्रोजन ऊर्जा को पारंपरिक, नवीनीकृत, अनवीनीकृत, जीवाश्म ईंधन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा नवीनीकृत। क्या हो जाएगा? नवीनीकृत हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऊर्जा इसको भी डबल से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि नवीनीकृत जो होती है वो ये वही होती है। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? 2001, 1992, 2010, 1986। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ है बच्चों वो है आपके सामने 2001। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। चलिए थर्मल पावर प्लांट किस ईंधन पर काम करते हैं? जो थर्मल पावर प्लांट है वो कौन से ईंधन पर काम करते हैं, यानी इनके लिए कौन से ईंधन की आवश्यकता होती है? पवन, कोयला, सौर, जल। तो थर्मल पावर प्लांट की यदि हम बात करें तो जिस ईंधन के ऊपर काम करते हैं बच्चों वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है बी। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम पे जो रेल वगैरह चलती थी उस रेल में भी कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता था? कोयले का। तो इस प्रकार से जो थर्मल पावर प्लांट है उनमें भी कहीं ना कहीं कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
सौर ऊर्जा का मुख्य नुकसान क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, अभी तक हमने इसके लाभ सुने थे, इसका नुकसान क्या है? उच्च प्रदूषण, रात्रि में अनुपलब्धता, सीमित भंडार, उच्च लागत। तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य नुकसान है वो है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रात्रि में अनुपलब्धता। अब रात्रि में अनुपलब्धता का मतलब क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है रात्रि के समय सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य नहीं आता है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है वो आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है, इसलिए ये रात्रि में नहीं मिलती है, इसलिए इसका नुकसान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा गया है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, O2, N2O। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 25वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि O2, मतलब बी नहीं सी। ठीक, यहां पर हो जाएगा O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% पर यदि आप देखेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगी, और कहीं ना कहीं 21% पर कौन सी गैस मिलेगी? आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, बायोमास ऊर्जा का उदाहरण क्या है? आपको बताना है कि बायोमास ऊर्जा का उदाहरण क्या है। कोयला, लकड़ी, डीजल, यूरेनियम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो बायोमास ऊर्जा का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लकड़ी। ठीक, अब बायोमास ऊर्जा क्या होती है यह भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है जो ऊर्जा, वो एक तरीके से बायोमास ऊर्जा होती है, क्योंकि लकड़ी जो है ये एक लकड़ी कैसा साधन है? ये एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला साधन है, क्योंकि वन जो है, वन क्या है? प्राकृतिक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक कौन सा देश है? प्यारे साथियों, आपको इस क्लास के अंदर टोटल यदि हम बात करें तो 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 60 क्वेश्चन से केवल आपके 60 नहीं बल्कि 120 से कम 200 क्वेश्चन आप लोगों के होने वाले हैं। ठीक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की मैं आप लोगों को डिटेल दे रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा? भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। भारत की यदि हम बात करें तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे, हम सब जिस देश के निवासी हैं वो कौन सा देश है? भारत। इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक, वहीं यदि हम बात करें आपके सामने क्या अमेरिका की, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, वाशिंगटन डीसी। ठीक, वहीं यदि हम बात करें चीन की राजधानी क्या है बच्चों? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक, और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो आप मुझे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जर्मनी की राजधानी क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं? वायु की गतिज ऊर्जा को, जल की स्थितिज ऊर्जा को, तापीय ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा को। तो जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं वो कौन सी ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं? तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको किस में बदलते हैं बच्चों? उसको बदलते हैं बिजली में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली ज्वारी ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ज्वारी ऊर्जा परियोजना जो है वो गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ए, यानी कि गुजरात। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ज्वारी ऊर्जा जो है वो मुख्य रूप से कहां पर आपकी उत्पादित होती है? जो समुद्री तट वाला इलाका है वहां पर इसका उत्पादन होता है, और हमारे भारत में जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहां पर इसका कहीं ना कहीं आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत हरित ऊर्जा कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, हरित ऊर्जा कहलाता है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने पवन ऊर्जा। क्यों हो जाएगा? हरित ऊर्जा क्या हो जाएगी? ये इसका मतलब होता है कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर्यावरण को क्या नहीं पहुंचाती भैया? नुकसान नहीं पहुंचाने वाली ऊर्जा है। तो वो एकमात्र ऊर्जा इन चार ऑप्शन में से पवन ऊर्जा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि भूतापीय जो ऊर्जा स्रोत है वो क्या है? सूर्य, पृथ्वी का आंतरिक ताप, वायु, महासागर। बताइए इन चारों में से क्या? तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था भूतापीय ऊर्जा के बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31वें का बी, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक ताप। ठीक, चलिए भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है?
यानी कि पवन ऊर्जा संयंत्र जो है भारत में सबसे बड़ा कहां पर है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसका सही आंसर क्या है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि जैव ईंधन कौन सा है? एलपीजी, सीएनजी, बायोडीजल, केरोसिन। जैव ईंधन का मतलब जो कहीं ना कहीं पृथ्वी को या पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक, एलपीजी, सीएनजी, बायोडीजल, केरोसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का सी, यानी कि बायोडीजल। ठीक, ये बायोडीजल की यदि हम बात करें तो ये प्राप्त कहां से होता है? तो बायोडीजल जो है बच्चों ध्यान रखना, ये जो रतनजोत का पौधा होता है, रतनजोत, ठीक, रतनजोत या फिर हम इसी को बोलते हैं जेट्रोफा, जेट्रोफा, इससे जो प्राप्त किया जाता है वो कौन सा डीजल है? बायोडीजल है। चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो सौर ऊर्जा है उसको बिजली में बदलने वाली युक्ति टरबाइन कहलाती है, फोटोवोल्टिक सेल, जनरेटर, डायनेमो। गजब का प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है। ऐसे प्रश्न यदि एग्जाम में आते हैं तो इनको गलत ना करें, क्योंकि ये याद रखने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, क्योंकि टरबाइन जो होता है, जो जल होता है, जल से जो विद्युत ऊर्जा बनती है उसमें जिसका इस्तेमाल होता है भाई वो होता है टरबाइन। ठीक, बाकी फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल जो होता है वो सौर ऊर्जा में होता है। नवीनीकरण ऊर्जा का मुख्य गुण क्या है? जो नवीनीकरण ऊर्जा है इसका मुख्य गुण क्या है? सीमित संसाधन, प्रदूषणकारी, अनवीकरणीय, पर्यावरण अनुकूल। तो ये तो आप मुझे बता ही देंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बायोगैस। ठीक, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कैसे संसाधन है भैया? ये एक तरीके से पारंपरिक संसाधन है। कैसे हैं ये? पारंपरिक। पारंपरिक क्या होते हैं? तो पारंपरिक जो होते हैं इन्हीं को हम अनवीकरणीय बोलते हैं। ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि पारंपरिक को ही हम किस नाम से जानते हैं? अनवीकरणीय। पारंपरिक का मतलब होता है जिनको कई वर्षों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कोयले के भंडार से कौन सा प्रदूषण होता है? यदि हमने कोयले का भंडारण किया या उसको जलाया तो कौन सा प्रदूषण होगा? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो कोयले के भंडारण से जो प्रदूषण होता है भाई वो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु प्रदूषण। कोयले के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कोयले का भंडारण ज्यादा कहां पर किया जाता है, कोयले के गुण कौन कौन से हैं, कोयले की क्वालिटी कौन कौन सी मौजूद है। चलिए, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? हमारे भारत के अंतर्गत यूरेनियम जो होता है ये सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता? झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में यूरेनियम का भंडार ज्यादातर कहां पर है? तो ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है भैया वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, थर्मल पावर प्लांट किस पर आधारित है? जल, कोयला, पवन, सौर। तो थर्मल पावर प्लांट जिसके ऊपर आधारित है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयला। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किसका उपयोग होता है? जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इसके उत्पादन में किसका उपयोग होता है? ये आप लोगों को बताने हैं भैया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? लोहा, तांबा, सोना, यूरेनियम। तो इसका सही से जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है सी, यानी कि यूरेनियम। अब नाभिकीय ऊर्जा की बात हो रही है, परमाणु रिएक्टर की यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत जो परमाणु रिएक्टर है वो कहां कहां पर है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत के अंतर्गत जो परमाणु रिएक्टर है भैया, जैसे कि आपके सामने तारापुर, तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भैया याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में आया है, महाराष्ट्र। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो कुडनकुलम कहां पर है? यह भी एग्जाम में आता है, कुडनकुलम। तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत में कहां पर है? तो यह है तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक, आगे है आपके सामने यदि आ जाए रावत भाटा, कौन सा?
रावत भाटा। तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां पर है भैया? तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है राजस्थान में। आगे आपके सामने आ जाए केगा परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो केगा परमाणु संयंत्र याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो कि कर्नाटक में है। ठीक, काकरापारा पूछ ले आप लोगों से कभी कि काकरापारा परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो काकरापारा परमाणु संयंत्र जो कि गुजरात में है। ठीक, ये ऐसे परमाणु संयंत्र है जो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहां पर मैंने आप लोगों को अलग अलग बता दिए हैं। वहीं परमाणु विज्ञान के जो जनक है वो आप लोगों को पता है, वो किसको कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? अब यहां पर गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है? तो पारंपरिक का मतलब वो होता है जो पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और गैर पारंपरिक जो होते हैं इन्हें हम कहीं ना कहीं नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन भी बोलते हैं। कौन सी? नवीनीकृत, क्योंकि इनका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका भंडारण जो है वो सीमित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। ठीक, तो गैर पारंपरिक जो ऊर्जा का स्रोत है वो है भूतापीय ऊर्जा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध। तो यहां पर आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा 42 का। भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध। तो भारत में सबसे बड़ा बांध जो है वो है टिहरी बांध। ठीक, वहीं यदि हम बात करें यहाँ पे हीराकुंड बांध, इसके बारे में सबसे लंबा बांध यदि आपसे पूछे तो वो हीराकुंड बांध है, जो कि कहीं ना कहीं उड़ीसा में है। कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें टिहरी बांध, जो कि भागीरथ नदी पर है, भागीरथी नदी पर उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक, चलिए कि उत्तराखंड में है ये। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए भाखड़ा नागल बांध, तो जो कहीं ना कहीं पंजाब वाले क्षेत्र में है, सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी पर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43। ये प्रश्न तो हर एक विद्यार्थी बता देगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो ऐसा प्रश्न है जो हर एक विद्यार्थी को पता होगा। ठीक, तो यहां पर इसका क्या जवाब होने वाला है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो भाई इसका सही जवाब जो होने वाला है वो आप सभी मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। 43 का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपके सामने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, टाइगर, हाथी, पंखे वाला बल्ब या सूरज। तो यहां पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का जो लोगो है वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी, यानी कि पंखे वाला बल्ब। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहां पर इनमें से 4 ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने है 14 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर वो तारीख है जब कहीं ना कहीं कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 47। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत किसने की? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत अमेरिका, भारत और फ्रांस, चीन, जर्मनी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो शुरुआत की है वो की है भाई किसने? भारत और फ्रांस ने। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी बढ़ाने का है? 250 गीगावाट, 450 गीगावाट, 500 गीगावाट, 750 गीगावाट। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 गीगावाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से, बायोगैस से, पवन ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो गोवर्धन योजना की हम बात करें भैया तो ये जिससे संबंधित है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोगैस से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वाट, जूल, कैलोरी, न्यूटन। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जो ऊर्जा की इकाई है वो क्या है? तो ऊर्जा की इकाई है जूल। क्या हो जाएगी? जूल इसका सही आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51।
अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? जो अम्लीय वर्षा होती है इसका मुख्य कारण क्या है? CO2, SO2, O2, N2। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है भाई वो हो जाएगा आपके सामने 51 का आंसर है बी यानी कि SO2। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का दहन, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है वो है आपके सामने 52 का आंसर है बी यानी कि जीवाश्म ईंधन का दहन। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत कार्बन उत्सर्जित नहीं करता? ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो कहीं ना कहीं कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है? ठीक, तो यहां पर है कोयला, पवन ऊर्जा, डीजल, प्राकृतिक गैस। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा 53 का सही जवाब है बी यानी कि पवन ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता, ग्रीन हाउस गैसों में कमी, परमाणु निरस्त्रीकरण, जल संरक्षण। तो क्योटो प्रोटोकॉल की यदि हम बात करें साथियों तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ग्रीन हाउस गैसों में कमी है। ठीक, एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य था वो यह था कि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस जो एक तरीके से बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं क्या करना, कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ओजोन परत अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंग। तो ओजोन परत पृथ्वी को जो बचाती है वो है पराबैंगनी किरणों से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, हाइड्रो पावर के लिए सबसे उपयुक्त भौगोलिक स्थिति क्या है? जो हाइड्रो पावर है यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जल से जो बिजली पैदा होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त भौगोलिक स्थिति क्या है? उसके लिए मैदानी क्षेत्र होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है क्वेश्चन नंबर 56 का वो है बी यानी कि पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया ये आप लोगों को बताना है। तो कलपकम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, काकरापुर गुजरात। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु संयंत्र की बात हो रही है तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है भाई? तो यह हो जाएगा आपके सामने तारापुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, जर्मनी, भारत। तो यहां पर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ब्राउन एनर्जी कहलाता है? क्या गजब का प्रश्न आप लोगों के सामने आया है भाई। तो इसका आंसर बताइए, ब्राउन एनर्जी किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जो ब्राउन एनर्जी कहलाता है वो कहलाता है कहीं ना कहीं कोयला। ठीक, चलिए आज की क्लास का एक आखिरी सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 60 है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें टोटल आप लोगों के लिए 60 प्रश्न रखे गए हैं। तो यह है 60वां प्रश्न, भारत में किस राज्य को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? चंडीगढ़, गांधीनगर, नई दिल्ली, सूरत। तो यहां पर ऑप्शन के मुताबिक जो एकदम सही एवं सटीक जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा की जो राजधानी है वो भी क्या है? चंडीगढ़ है। और पंजाब की जो राजधानी है भैया वो भी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक, तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की जो राजधानी है संयुक्त रूप से वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। ठीक, प्यारे साथियों यहाँ पर टोटल आप लोगों के सामने पारंपरिक, गैर पारंपरिक, नवीनीकृत और अनवीनीकृत जो ऊर्जा के संसाधन है उससे टोटल 60 प्रश्न यहाँ पर कवर किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।